यस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। पहले क्या करेंगे, एज 12 जितना भी अब तक पढ़ा है क्विकली 5 मिनट्स में पूरा रिवाइज करेंगे। नोटबुक्स अपने सामने रखो, हमने जो भी नोट्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, सामने रखो। 5 मिनट्स विल रिवाइज दैट एंड देन विल गो अहेड। आज ट्राई करेंगे कि एज 12 का पूरा थ्योरी पार्ट हम खत्म कर दें, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल्स प्रॉब्लम्स, सो दैट फ्रॉम टुमारो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन बैंक। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अकाउंटिंग। पॉसिबल हो तुम लोगों के लिए तो माइक्स ऑन करो और मेरे साथ बोलो, स्टैंडर्ड लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहले हमने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इट डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। क्या होता है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट? So government grant is assistance. It can be given in cash or it can be given in kind. Given by whom? Given by government. गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सेंट्रल, स्टेट, इंटरनेशनल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज। व्हाट इज दिस दैट हेल्प गिवन फॉर? ईदर फॉर कंप्लायंस विद पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। ये हमने देखा था गवर्नमेंट ग्रांट का डेफिनेशन। फिर हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में क्या चीजें नहीं आती है या कौन सी चीजों को ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एनी गवर्नमेंट ग्रांट और हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट असिस्टेंस ऑन विच वैल्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड अपॉन, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। ओके, तो वो आता है एक्सक्लूजन में, वो एक्सक्लूड हो जाता है। हाँ हाँ बोलो, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? बाकी सब लोगों को आ रही है क्या क्लियरली? ओके, तो योगिनी तुम्हारे उधर थोड़ा नेटवर्क इशू है, जहाँ बेटर नेटवर्क हो वहां जाओ। एक बार नेटवर्क शिफ्ट करके देखो वरना। हाँ आ जाओ, फिर से ज्वाइन करो, फिर मैं रिवीजन कंटिन्यू करती हूँ। जिन लोगों को भी नेटवर्क इशू हो रहा है एक बार एग्जिट करके इन आ जाओ या नेटवर्क शिफ्ट करके देख लो। ओके, आई होप अभी आवाज क्लियर है। यस बेटर, ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या बोल रहे थे, एक्सक्लूजन के बारे में बोल रहे थे। तो सच गवर्नमेंट असिस्टेंस अपॉन विच एनी वैल्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड, वो गवर्नमेंट ग्रांट के डेफिनेशन में आता नहीं है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस विद द गवर्नमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं आता है। एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, एनी असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट विच डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट और विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, वो तो आएगा ही नहीं फिर। एंड द फोर्थ पार्ट वॉज एनी पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट इन द एंटरप्राइज बाय वे ऑफ ओनरशिप। ओके, तो वो भी इधर आता नहीं है। ये हो गए एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के बाद हमने क्या देखा था, बताओ मुझे, क्या देखा था एक्सक्लूजन के बाद? राइट, देन वी हैड लर्न व्हाई दिस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्यों आया, बेसिकली दो चीजों के लिए आया, इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सेकंड प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग इन सच अ वे दैट when it is represented in the financial statements we can indicate the extent to which the organization has been benefited from the government grants. Right, उसके बाद हमने क्या देखा, recognition criteria देखा क्या? यस, तो उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, समझ गया, स्टैंडर्ड क्यों आया समझ गया, गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों कब लाते हैं। तो हमने बोला गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस about what, about both the things. First, that the conditions attached with the grant will be fulfilled and the grant will be received. Then we saw mere receipt of government grant cannot be taken as a conclusive evidence that the conditions would be fulfilled. ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि जब आपको पूरे रीजंस है, आपको यू हैव रीजंस टू बिलीव कि हम कंडीशंस फुलफिल करेंगे, मतलब हमने ग्रांट कमा ली और वो ग्रांट मिलेगी, तभी आप उसको दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यू विल रिकॉग्नाइज इट। देन डिड वी गो टू द अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स? यस, परफेक्ट, हमने देखा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। चलो हम वो मास्टर चार्ट हमारा बहुत बड़ा वाला खोलते हैं, उसमें हमने क्या देखा कि जब भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। व्हिच आर दोस टू कैटेगरीज? क्विकली एवरीबॉडी। राइट, नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी। बाकी के लोग नहीं बोलोगे क्या?
लो चार्ट सामने। एक मिनट, इसको थोड़ा एक मिनट, हैंग हो गया ये। हाँ, अब देखो ये पूरा चार्ट, हमने क्या बोला था कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट होगा उसे हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, नॉन मॉनिटरी एंड मॉनिटरी। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो आप पूछोगे कि वो नॉन मॉनिटरी है या मॉनिटरी। अगर वो बोल रहा है नॉन मॉनिटरी है तो हम नॉन मॉनिटरी सेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कुछ चीज दे दी है। फिर आप पूछेंगे अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये कंसेशनल रेट पे मिला है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। अगर कंसेशनल रेट पे मिला है तो हम वो एसेट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मारेंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो एसेट हमें जितने में मिली उतने में। So your entry would be asset account debit to bank account at cost of acquisition. ओके, देन अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वी हैड टू पे नथिंग फॉर इट, लेकिन फिर भी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है, वो एसेट है, हमें दिखाना है, तो हम एंट्री मारेंगे। हम क्या एंट्री मारेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू गवर्नमेंट ग्रांट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स व्हाट? 100,000 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद बोला कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है लेकिन पैसों के तौर पे मिली है, तो मतलब मॉनिटरी हो गई है। तो फिर हम पूछेंगे कि अगर ये मॉनिटरी ग्रांट मिली है, हैज इट बीन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट? व्हाट इज फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट? इट मींस द ग्रांट हैज बीन गिवन विद द कंडीशन दैट यू हैव टू यूज दिस मनी ओनली टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज एक्वायर सम एसेट। तो वो स्पेसिफिक एसेट के लिए मिली जाएगी। तो अगर तुम्हें पैसे मिले हैं और ग्रांट स्पेसिफिक एसेट के लिए मिली है तो उसका अकाउंटिंग करने का 2 तरीका होता है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, जो हम आज देखेंगे। इधर तक एब्सोल्युटली क्लियर? स्टैंडर्ड हो रहा है क्या क्लास में? रिवाइज लर्न हो रहा है क्या क्लास में? यस, ओके, चलो गुड, क्लास में ही हो रहा है तो अच्छा है। रिवीजन के लिए कम टाइम लगेगा। की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड एंड देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। चलो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है? मेथड नंबर 1 के नीचे हम लिखेंगे मेथड नंबर 1 कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बोलता है। ओके, इसका मतलब क्या है? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड। सपोज ऐसे हो गया कि पहले मैंने ना एक एसेट खरीद ली, एक मशीनरी खरीद ली, और वो मशीनरी थी 5 लाख रुपए की। तो जब मैं मशीनरी खरीदती हूँ मैं एंट्री क्या मारती हूँ बताओ? 5 लाख की मशीनरी खरीदी, एंट्री बताओ क्विकली। राइट, करेक्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब यूजुअली बैंक इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कोई कैश में नहीं करता है। 5 लाख, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ? कुछ स्कीम अवेलेबल थी गवर्नमेंट की, तो मैंने ये किया कि मैंने वो स्कीम के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने हमें बोला कि हम आपको ये एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देंगे। मतलब ठीक है, आप तो एसेट खरीद के लेके आए हो, बट वी एज अ गवर्नमेंट आर गोइंग टू गिव यू मनी टू फाइनेंस दिस एसेट। ओके, तो हमने बोला ओके गुड। तो हमें गवर्नमेंट से क्या होगा? गवर्नमेंट ने हमें हेल्प करके 2 लाख रुपए दे दिए फॉर दिस स्पेसिफिक एसेट। ओके, तो अब हमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं गवर्नमेंट ग्रांट करके। इसका अकाउंटिंग क्या कैसे करना है? मेथड नंबर 1 बोलता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब आप मुझे बताओ, मैंने 5 लाख रुपए देके ये मशीन खरीदी। अगर गवर्नमेंट ने मुझे हेल्प करके अगेंस्ट दिस मशीन, क्योंकि ये स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिली हुई है, गवर्नमेंट मुझे 2 लाख रुपए दे देता है, तो लॉजिकली बताओ कि ये मशीन मुझे कितने में मिली? मतलब व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन टू मी? 3 लाख। ओके, अभी जब मैंने 5 लाख में खरीदी तो हमने बोला कि हमारे पास मशीन आई है, जो मशीन पे हमने किया गया खर्चा 5 लाख रुपए। बट अगर मुझे गवर्नमेंट उसमें से 2 लाख रुपीस वापस दे रहा है तो इजंट इट लॉजिकल टू से दैट वो मशीनरी हमें तो 3 लाख में ही मिली है? यस, सो जब भी आपको कोई मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, ओके, आप एक अकाउंटिंग का मेथड नंबर 1 क्या यूज कर सकते हो? आप कॉस्ट रिडक्शन कर दो।
कॉस्ट रिडक्शन मतलब आप ऐसे एंट्री मारो, फिर आपको समझेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, रिसीव हो गई है सपोज, सो इट विल बी 2 लाख टू मशीनरी अकाउंट। वाई मशीनरी अकाउंट? क्योंकि जब वो मशीनरी खरीदी थी हमने बोला वो मशीनरी का कॉस्ट हमारे लिए 5 लाख है, बट अगर अभी वो मशीनरी के 2 लाख रुपए हमें आ गए हैं तो हमारे लिए वो मशीनरी का कॉस्ट 3 लाख रुपए ही है। और हम जब भी कोई भी एसेट खरीदते हैं, ये पॉइंट तुम पहले भी सीख चुके हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी सीखोगे, तुम कभी भी कोई भी एसेट खरीदते हो तुम कौन से वैल्यू पे उसे दिखाते हो? हम अब तक क्या बोलते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मशीनरी हमारे पास आई, कितने में पड़ी हमें? 5 लाख रुपए में, तो हम बोलते हैं कि मशीनरी इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कि मशीनरी आई, उस पर किया गया खर्चा 5 लाख रुपए का है। सेम वे अगर अब मुझे 2 लाख रुपए वापस मिल गए हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने मशीनरी अकाउंट का कॉस्ट कम कर देना चाहिए? हम रिवर्स एंट्री मार रहे हैं, क्योंकि बैंक में हमें पैसे आ रहे हैं, अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट से पैसे सैंक्शन भी हो गए, मतलब वी आर एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑल्सो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया है, वी हैव अर्नड द ग्रांट और हमें मिल भी गई गवर्नमेंट से, तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी का कॉस्ट कम कर दो ना तुम लोग, यस और नो? Yes, so it will be bank account debit to machinery account. अब machinery is just an example. Actually, it would be bank account debit to asset account. जो भी asset के बदले में हमें पैसा मिला हुआ है, जो भी asset के लिए पैसा मिला हुआ है, हम वो asset की cost कम कर देंगे. This is reduction of cost. This is one method of recording your government grant received for fixed asset. इधर तक क्लियर है क्या? यस पक्का, इधर तक क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और बताते हैं हम, और थोड़ा सा इस पे सोचते हैं कि इससे और क्या होता है। मुझे बताओ, सपोज मैंने ये एंट्री मार दी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख, अब मशीनरी के कॉस्ट को हाथ लगाया मैंने, जैसे मशीनरी के कॉस्ट को हाथ लगाया जाता है, मुझे बताओ क्या चेंज होगा? क्या क्लिक होना चाहिए आपको कि यार मशीनरी का कुछ कॉस्ट चेंज हो गया है, इसका और एक इंपैक्ट क्या आएगा? मशीनरी का कॉस्ट चेंज हुआ मतलब क्या चेंज होगा? सोचो सोचो, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे। परफेक्ट, डेप्रिसिएशन। करेक्ट सलोनी? अगर आपके मशीनरी का कॉस्ट चेंज होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? हम क्या बोलते हैं कि अगर मैंने मशीनरी 5 लाख रुपए में खरीदी है तो हम क्या बोलते हैं कि ये 5 लाख रुपए का खर्चा हमें 1 साल के लिए बेनिफिट नहीं देता है। ओके, अभी ग्रांट का थोड़ा सा साइड पे रखो, अज्यूम करो अभी ये ग्रांट मिली नहीं है। अगर ग्रांट मिली नहीं थी, नॉर्मल सम ले लो, हमने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, तो हम उसे एसेट करके दिखाते हैं। एंड डू यू अग्री और नॉट कि हम ये 5 लाख रुपए जितने भी साल वो मशीन हमें बेनिफिट देगी, ये 5 लाख का खर्चा उतने सालों में बांटेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। यस और नो? यस, ओके। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारी मशीनरी का कॉस्ट ही चेंज हो गया है, इसका मतलब तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा, राइट? अब डेप्रिसिएशन चेंज कैसे करेंगे मुझे बताओ। चलो हम थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पुट करती हूँ, फिर एनालाइज करते हैं कि इसका क्या क्या पूरा एंट्री मतलब सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ के लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, चलो। X Limited purchased machinery on 1st April 2019 for rupees 5 lakh. Okay. The machinery shall have no residual value
Okay, so the machinery is not going to have any residual value and it will be useful for 5 years. On 1st April 2020, government sanctions and gives 2 lakh rupees as grant to X Limited for this machinery. Past journal entries in the books of X Limited. क्वेश्चन क्लियर है क्या? 1 अप्रैल को 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, मशीनरी की कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, ये मशीनरी 5 साल तक काम आएगी। 1 साल जब मैंने मशीनरी यूज कर ली, उसके बाद प्रोबेबली ऐसे हुआ कि हमने गवर्नमेंट का कोई स्कीम था, हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब प्रोसेस चालू कर दी थी, लेकिन 1 साल बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ आप एलिजिबल हो ये ग्रांट के लिए, और गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख रुपए पे कर दिए। अब हमें बताया हुआ है कि एक्स लिमिटेड के बुक्स में क्या एंट्रीज आप पास करोगे, और आपको एंट्रीज मारनी है टिल द ईयर, so you have to pass journal entries for 1920 and 2021. क्या क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? आप नोटबुक में ये इलस्ट्रेशन करके लिख दो, हम इसे सॉल्व करेंगे, और वो जो मास्टर चार्ट है जैसे हमने डिसाइड किया था, आप लास्ट में ही ड्रॉ करना। इफ यू वांट राइट दिस डाउन। लिखना है क्या? 2 मिनट दूं मैं तुम लोगों को? हाँ, बस 2 मिनट में लिख लो। 2 पेज लगेंगे तुम्हें, जो भी तुम जहां पे भी ये चार्ट ड्रॉ करने के लिए तुमने जगह छोड़ी है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पेजेस, एडजेसेंट पेजेस छोड़ दो, बड़ा चार्ट है बहुत। हाँ, और ये क्वेश्चन क्विकली लिख दो रिवीजन के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। डन? एवरीबडी एल्स हो गया? यस। चलो अब एकदम ठीक से स्टार्ट टू एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे, मैं डायरेक्टली अकाउंट्स ड्रॉ करती हूँ तो और इजीली समझेगा। अब मैं पहले हूँ, सॉरी, दिस इज माय मशीनरी अकाउंट। ओके, और मैं हूँ 1 अप्रैल 2019 पे, मैंने मशीनरी खरीदी। क्या एंट्री आएगी क्विकली बताओ? करेक्ट। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख। ओके, अब मुझे बताओ 1 साल पूरा मशीनरी को यूज करने वाले, क्या उस 1 साल में और कुछ मशीनरी में मशीनरी अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगे क्या? कुछ किया है क्या उस 1 साल में 1920 में? डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ साल के एंड में, लेकिन साल भर में कुछ नहीं किया है, और कि और कुछ नई मशीनरी खरीदी, कुछ बेची, ये कुछ नहीं हुआ है। बस जैसे साल खत्म हो जाएगा तो मैंने पूरे साल भर ये मशीनरी यूज की है, इसके लिए ये मशीनरी की वैल्यू घट जाएगी, और जितने से भी वो मशीनरी की वैल्यू घटेगी उतनी अमाउंट हम मशीनरी अकाउंट में से बाहर निकाल के उस साल का मशीनरी को यूज करने का कॉस्ट करके P&L अकाउंट में डालेंगे, मतलब ही डिप्रिसिएशन की एंट्री मारेंगे। डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट याद आ गया? यस। क्विकली कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि साल के एंड में कितने का डिप्रिसिएशन लगेगा?
कॉस्ट कितना है 5 लाख, कुछ रेसिडुअल वैल्यू है क्या, है ही नहीं, जीरो। तो मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट भी 5 लाख है, 5 लाख ही बांटना है हमें, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज 5 इयर्स विच इज 1 लाख। तो आपका एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी के क्रेडिट में जाके लिखेंगे 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख, और फिर बैलेंस कर देंगे अकाउंट को। इज दिस हियर एब्सोल्युटली क्लियर? यस, ओके। अब हम बैलेंस लिख लेंगे, मेरे साथ कंप्लीट करो। ओके, अब जब नया साल चालू होगा 2020 अप्रैल 1 हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। ओके, इधर तक हो गया, अब आगे जाए। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 को हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली हुई है। मुझे बताओ, क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? आई एम गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन कि वो ग्रांट से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो पास्ट में फुलफिल हो चुके हैं, और अभी हमने गवर्नमेंट ने हमें वो ग्रांट दे दी। नाउ टेल मी, सबसे पहले अगर ग्रांट मिली है तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ग्रांट रिकॉर्ड करने के लिए एलिजिबल है क्या। टेल मी, इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट? आकांक्षा, अगर तुम कुछ बोल रहे हो ना तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ माइक ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, हाउ इट इज मेट, बताओ मुझे, वो दो कंडीशंस कैसे फुलफिल हो रही है? हाँ, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, टू द पॉइंट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? When there is reasonable assurance that the conditions attached to the grant will be fulfilled. Yes, तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपने पास्ट में कुछ कंडीशंस फुलफिल की थी, इसलिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रहा है। इसका मतलब क्या हमने कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल कर दी है? यस और नो? यस, तो अगर हमने पास्ट में ऑलरेडी कंडीशंस फुलफिल कर दी है मतलब ग्रांट हमने कमा ली है। And second would be you are sure that you have reasonable assurance that a grant will be received. काय का reasonable assurance, मिल ही गया है grant तो why we should have reasonable assurance? हमने conditions भी fulfill कर रही है, मतलब अब तो हमने ये earn कर लिया, we should have assurance that the grant मिलेगी, ऐसे हमें भरोसा होना चाहिए, मिल ही गई है, तो recognition criteria meet हो गया है, हम government grant की entry मार सकते हैं। Is recognition criteria clear? ये समझा आप लोगों को? यस, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री मारेंगे। अभी हमने क्या बोला, अभी हमने ये सीखा कि अगर मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है तो मैं एंट्री मार देती हूँ, भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरा मशीनरी का कॉस्ट कम हो गया, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ। तो नाउ आई विल पास द एंट्री 2020, यस 2020 ही है, अप्रैल 1 है, हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। एंट्री क्लियर है सबको? एंट्री क्या मारी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, अब ये पूरे साल में हमने मशीनरी यूज कर ली और मशीनरी के साथ कुछ नहीं किया है। अब जो ईयर है हमारा 2021, साल भर मशीनरी यूज कर ली है हमने। अब मुझे बताओ, साल के एंड में वापस डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 2021 के एंड में। सो 2021 के एंड में मुझे मार्च 31 को वापस डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इधर तक लिख के हो गया? शैल आई गो अहेड? यस, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, मुझे ये बताओ, मुझे ऐसे अभी सोच में ये आ रहा है कि देखो यार, मैंने तो मशीनरी 5 लाख में खरीदी थी, इसमें से 2 लाख रुपए मुझे वापस मिल गए, तो एक्चुअली तो मेरा मशीनरी का कॉस्ट 3 लाख है। लेकिन पहले साल का जब मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था तब तो यार मैंने 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 क्या कर दिया था,
तो मैंने पहले साल का डिप्रिसिएशन, मेरी मशीनरी कॉस्ट 5 लाख है ये सोच के डाला था कि 5 लाख रुपए की मशीनरी का खर्चा 5 साल पे डिवाइड करना है, तो हर एक साल का खर्चा 1 लाख आएगा। लेकिन अब मुझे समझ गया, अरे यार मेरे मशीनरी की वैल्यू तो कितनी है, 3 लाख है। तो अभी मैंने पिछले साल का डिप्रिसिएशन जाके चेंज करना चाहिए क्या? इस ईयर ऑनवर्ड से करना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है, वाई सो काव्या? सी, थोड़ा करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। मुझे बताओ कि एक साल पहले तक, मतलब 31 मार्च 2020 इस डेट पे, ठीक है, जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री मार रहे थे, क्या आपको पता था क्या कि उसका आपको गवर्नमेंट ग्रांट सच में सैंक्शन हो जाएगी और मिलेगी? नहीं। उस दिन पे जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशन थी, क्या वो सिचुएशन के हिसाब से आपने करेक्ट एंट्री मारी है? यस। तो इसका मतलब अब तक जो हम पिछले साल जो अकाउंटिंग हमने किया 31 मार्च को, वो एक्चुअली वाज परफेक्ट एज पर द सिचुएशंस एज ऑन दैट डेट। सो लॉजिकली अगर मुझे बाद में जाके ये चीज समझी है, तो अभी उधर पिछले साल में जाके मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले साल के 31 मार्च को जो सिचुएशन थी, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जैक्टली वही सिचुएशन दिखा रहे थे, क्योंकि तभी मुझे कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली थी। तभी मेरे लिए मशीनरी का खर्चा 5 लाख ही था। मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी ऐसा मुझे कोई भरोसा भी नहीं था। मेरे लिए मशीनरी का कॉस्ट 5 लाख ही था। तो उस दिन पे अकाउंट्स में मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख का ही जाना चाहिए था डेप्रिसिएशन करके। सो माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज शोइंग नथिंग रॉन्ग एज ऑन 31 मार्च 2020। नाउ जब 1 अप्रैल को ऑल टुगेदर नई चीजें हुई है जिसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं। 1 अप्रैल का गवर्नमेंट ग्रांट मिलना, ये 1 अप्रैल को हुई चीज है, ये 31 मार्च को नहीं थी। तो अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, इसका पिछले साल हम कुछ संबंध ही नहीं था। सो नाउ वॉट एवर आई विल हैव टू डू, आप खुद भी लॉजिक लगा के बोल सकते हो कि नहीं मैम, अब इसके वजह से जो चेंज हुआ है वो हेंस फोर्थ ही करेंगे। And exactly on the same logical ground, the standard also says कि जब भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है जिसके वजह से आप आपके एसेट का कॉस्ट कम कर देते हो, there is change in the value of your asset, cost of your asset, then your depreciation is also going to change. However, your depreciation has to change prospectively. Prospectively का मतलब क्या होता है? आगे, अभी, henceforth, इस साल में और इसके आगे साल में। तो मुझे बताओ, तो अभी इस साल का डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 कितना होगा? ओके, कोई 70 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। ओके, देखते हैं। जब मैं मशीनरी अकाउंट के पास देखती हूँ, मुझे साल के पहले दिन पे दिख रहा है कि मेरा मशीनरी का कॉस्ट कितने का है, 4 लाख की मशीनरी का कॉस्ट मुझे अभी भी स्प्रेड करना है, माइनस 2 लाख। 2 लाख का तो वसूल हो गया, मतलब एक्चुअली अभी मशीनरी का कॉस्ट कितना है मेरे लिए, सिर्फ 2 लाख का, जो मुझे स्प्रेड करना है बचे हुए सालों पे। अब बचे हुए साल कितने हैं? 5 थे, उसमें से एक चला गया है, तो अभी 4 बचे हैं ये साल पकड़ के हमारा। सो डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 50,000। yes, so my entry will be depreciation account debit to machinery account 50,000। कैसे 75,000 कैलकुलेट किया बताओ? 5 लाख लेके किया ना, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 साल किया ना। बताती हूँ, मैं बताती हूँ 75 वालों को क्या कंफ्यूजन हुआ है, बताती हूँ। एक सेकेंड, मैं बस इधर एंट्री लिख लूँ। हाँ, ये देखो, जिन लोगों ने 75,000 कैलकुलेट किया वो अभी फोकस करो कि तुम लोगों ने क्या किया। तुम लोगों ने बोला कि एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, ओके, वो 5 लाख में से 2 लाख कम हो गए, तो तुम बोल रहे हो कि वो एसेट की कॉस्ट 3 लाख है और अब ये 3 लाख 4 साल पे बांटना है डिवाइडेड बाय 4, इसलिए तुमने बोला 75,000। अब तुमने इसमें गलत क्या किया प्लीज समझो, पिछले साल ऑलरेडी एसेट की कॉस्ट 1 लाख से P&L को डाल चुके हैं ना,
तो अभी तुम्हें एसेट की कॉस्ट 5 लाख नहीं बांटनी है, ऑलरेडी 1 लाख तो पिछले साल में बच चुकी है। तो इस साल के स्टार्टिंग में एक तो तुम्हें सिर्फ 4 लाख का कॉस्ट बचा था तुम्हारा एसेट का, 4 लाख, जिसमें से भी 2 लाख वसूल हो गया, माइनस 2 लाख। तो बचे हुए 2 लाख को 4 साल में बांटना है, डिवाइडेड बाय 4। तुम लोगों ने क्या किया, 5 लाख माइनस 2 लाख, तुमने बोला 3 लाख 4 साल पे बांटने, गलत है ना। 1 लाख ऑलरेडी पिछले साल बच चुका है, तो इस साल तुम्हारे पास सिर्फ 4 लाख ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से भी 2 लाख चले गए, मतलब तुम्हें बचे हुए 4 साल पे सिर्फ 2 लाख बांटने हैं। समझा क्या? यस, योगी ने समझा कि नहीं? यस, ओके। हाँ, एंड हेंस फोर्थ फिर डेप्रिसिएशन तुम्हारा 50,000 ही होगा। सो हम हमारे चार्ट में ये समरी लिख देंगे कि मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इट इज कॉस्ट रिडक्शन मेथड। जैसे हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, हम वो स्पेसिफिक एसेट का कॉस्ट कम कर देते हैं। ओके, यहां पे हमें लिखेंगे इफ वी चेंज कॉस्ट, depreciation will also change. So इधर क्या है, depreciation will change prospectively. प्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछला जो साल हो गया उधर से कुछ चेंज लेके नहीं आएंगे, आगे henceforth चेंज करेंगे। So depreciation will change prospectively. Is this clear? Yes? Okay. ये चार्ट तो तुम लोग बाद में लिखने वाले हो, ये पूरा लिख के हो गया मशीनरी अकाउंट? हाँ, कंप्लीट कर लो, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, इसी मेथड में और एक पार्ट बस बचा है। डन? ओके। अब कभी कभी ये भी सवाल आता है कुछ लोगों को कि मैम देखो ना, हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है ये तो एक फायदा ही है, तो ये P&L पे कहीं नहीं जाना चाहिए क्या मैम, कि हमें ये फायदा मिल रहा है, हमें गवर्नमेंट से ये हेल्प हो रही है, क्या इसका इम्पैक्ट कहीं P&L में नहीं दिखना चाहिए? आई टेल यू समथिंग, इस तरीके से अकाउंटिंग करके भी गवर्नमेंट में से हमें ये जो मदद मिल रही है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं P&L पे जाता ही है। कैसे, मैं बताती हूँ। If this government grant would not have been received, please understand your depreciation for year number 1 would have been still 1 lakh. वो तो बदलता ही नहीं था। This is year I am talking about if grant was not received. तो तुम्हारे ईयर नंबर 1 का डेप होता था 1 लाख, वो तो 1 लाख ही रहता था पहले भी अभी भी। अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती थी तो ईयर नंबर 2 का डेप कितना होता था बता? फिर तो 1 लाख ही होता था, क्योंकि मैम ग्रांट ही नहीं मिली है, आपको 5 लाख रुपए का कॉस्ट 5 साल पे बांटना है, तो हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होने वाला है। यस और नो एवरीबडी? यस। मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे डेबिट करते हो आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डेबिट जाता है 1 लाख का, वो अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर होता है? P&L में जाता है एक्सपेंस करके। तो अभी प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट यू थिंक कि जब मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी और मैं एसेट की कॉस्ट कम करूंगी तो इसका मतलब ईयर नंबर 2 को ही देखो, डेप्रिसिएशन जो P&L में जाएगा अभी ईयर नंबर 2 में ग्रांट मिलने के बाद, वो है 50,000। सो जब आपका डेप्रिसिएशन कम हो जाता है गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के वजह से, आपके एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है तो मतलब डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है। सो इजंट इट कि P&L में इन शॉर्ट कुछ कम खर्चा जा रहा है?
यस, सो इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से मिला हुआ जो हेल्प है, isn't it ultimately going to P&L? How it is going to P&L? By way of reduced depreciation. अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट से जो मदद हमें मिली, इसका इम्पैक्ट हमारा P&L में ही जाएगा। कैसे जाएगा? जो P&L में ज्यादा खर्चा जाने वाला था डेप्रिसिएशन का, अब वो खर्चा कम जाएगा। तो इट इज थ्रू रेड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। इस मेथड में रेड्यूस्ड डेप्रिसिएशन के जरिए ये गवर्नमेंट से मिली हुई हेल्प हमारे P&L में जाती है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, गुड। सो हम ये चार्ट में लिख देंगे ये पॉइंट भी। Grant goes in P&L by way of reduced depreciation. बाद में चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैं टाइम दूंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। डन। चलो और एक चीज, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज और। मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन में बस एक स्लाइड चेंज करती हूं मैं। 1 अप्रैल को, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे एक केस कवर कर लेने दो। एक नया इलस्ट्रेशन डिजाइन करके देती हूँ मैं, समझ जाएगा। बस सेंटेंस नहीं लिखती हूँ, समझो। 1 अप्रैल 19 को मशीन खरीदी 5 लाख की। ओके, सेम सब चीजें हैं। यूजफुल लाइफ 5 years, आरवी रेसिडुअल वैल्यू 0। आफ्टर 10 days फिर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम थी, वी स्टार्टेड विद द प्रोसीजर्स। पूरे प्रोसीजर्स हमने कंप्लीट किए। 10 दिन बाद ऑन 10th अप्रैल 2019 गवर्नमेंट ग्रांट सैंक्शन हो गई। हमने कंडीशंस फुलफिल कर दिए थे पास्ट में, उसके वजह से हमें ग्रांट मिल गई, रिसीव भी हो गई पूरे 5 लाख की। टेल मी, अब देखते क्या होगा। 1 अप्रैल को क्या आएगी एंट्री? 2019 मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी को खरीदने की एंट्री 5 लाख। टू बैंक अकाउंट 5 लाख। यस और नो? यस मैम। यस। 10 अप्रैल को ग्रांट मिल गई, 2019 ही 10 अप्रैल को, और हम कॉस्ट रिडक्शन मेथड, मेथड नंबर 1 यूज कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने पूरे 5 लाख रुपए दे दिए, क्या उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगा? यस मैम। 5 लाख। नाउ टेल मी समथिंग, क्या हमारा मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे? मैम 5 लाख क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रांट 5 लाख की दी है। अमाउंट भी चेंज की मैंने क्वेश्चन में ग्रांट की। ओके। अब बताओ, मशीनरी अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। यस, नो? यस, वो होना चाहिए ना, करेक्ट है। मशीनरी अकाउंट क्लोज ही होना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे थे हमारे पास मशीनरी है जिसका हमने खर्चा किया है 5 लाख। अब अगर वो पूरे 5 लाख वसूल हो चुके हैं तो क्या होगा? उसका मतलब मेरा कॉस्ट तो 0 है। और अगर मशीनरी अकाउंट का कॉस्ट 0 है, वो मशीनरी का कॉस्ट 0 है, अगर हमने कुछ खर्चा ही नहीं किया है वो मशीनरी के लिए, तो डिप्रिसिएशन लगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि मैंने मशीनरी भाई 5 लाख में खरीदी, अब ये 5 लाख का खर्चा 5 साल में बांटो। लेकिन अगर हमें ये 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिल गए हैं, तो क्या हमारे जेब से 1 रुपया भी गया क्या मशीनरी के लिए? नहीं गया। तो अगर हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हुआ है मशीनरी के लिए, तो मुझे बताओ, तो कुछ P&L में कॉस्ट जाना चाहिए क्या डिप्रिसिएशन करके? नो, नहीं जाना चाहिए। सो वन थिंग इज गुड कि करेक्ट है मैम, मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, डिप्रिसिएशन तो कुछ लगेगा ही नहीं, दैट इज परफेक्ट। बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम इन दिस, एंड दैट प्रॉब्लम इज
अगर आपका मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया तो परफेक्टली करेक्ट दैट डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी चार्ज्ड। हाउएवर यू हैव दिस मशीनरी विथ यू, ये भी लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये लोगों को पता नहीं होगा कि आपके पास ये मशीनरी है, जबकि आप है। आप बैलेंस शीट में ये मशीनरी अकाउंट आपका दिखेगा ही नहीं क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया है, बट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एसेट तो है। सो डोंट यू थिंक योर यूजर्स शुड नो कि वी हैव अ मशीनरी, ये है हमारे पास एसेट। Yes, ma'am. यस, सो सी ये प्रॉब्लम तो करेक्टली सॉल्व होता है कि मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसके वजह से डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। बट वन नेगेटिव पॉइंट इज कि अगर मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया तो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, और बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो ये एसेट हमारे पास है, ये किसी हमारे यूजर्स को समझेगा ही नहीं। इसके लिए इस केस में हम क्या करते हैं, अगेन इज इट सिमिलर टू सम केस व्हिच वी हैव सीन अर्लियर? Yes, ma'am. वो नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा? स्टार्ट। ओके, और कुछ सिमिलर, और नोट तो लिखना पड़ेगा, वो तुम्हारा करेक्ट बात है, लेकिन और कुछ चीज अकाउंट्स में और कुछ करना पड़ेगा क्या? इज इट सिमिलर टू एनी अदर केस व्हिच वी हैव सीन बिफोर? परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अल्टीमेटली डोंट यू थिंक ये एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई? यस, सो हम फिर भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट दिखाएंगे, बट एट विच वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू। हम वो एसेट को दिखाएंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, बट कुछ तो नॉमिनल वैल्यू पे दिखा देंगे। मतलब वी विल पास दिस एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5 लाख, मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए तो फिर हम ऐसी एंट्री और एक मार लेंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 टू गवर्नमेंट ग्रांट टू 1, क्योंकि मुझे एटलीस्ट लोगों को दिखाना है कि ये एसेट मेरे पास है, और अब वो बैलेंस शीट में वो मशीनरी 1 रुपए पे दिखेगी, तो लोगों को ये समझेगा अरे इनके पास तो मशीनरी है। फिर बोलेंगे लेकिन 1 रुपए पे कैसे इन्होंने खरीदी मशीनरी, ये तो नहीं हो सकता है। फिर जब नीचे जाके नोट पढ़ेंगे तो उनको समझेगा कि हाँ ये 1 रुपए पे क्यों दिख रही है, क्योंकि इनको तो कुछ खर्चा नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने वो कॉस्ट पूरा वसूल किया है, इसके लिए इनको कुछ कॉस्ट नहीं था, इसके लिए ये मशीन का कॉस्ट नहीं लिख सकते, वरना डिप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो ये तो सही है कि वो मशीनरी का कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, ये 1 रुपए में इसलिए दिख रही है ताकि हमें पता चले कि इनके पास ये मशीनरी है। एम आई मेकिंग सेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, ओके। सो यहाँ पे वी विल राइट, ये केस भी हमारे चार्ट में समरी में लिख देंगे, दैट इफ माई ग्रांट वैल्यू becomes equal to carrying value or cost of asset, then asset should be shown at nominal value. कि अगर ऐसे हो गया कि ये केस में कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी वो मशीनरी की वैल्यू है या उसका कॉस्ट जो भी, अगर उतना एग्जैक्टली आपको ग्रांट मिल गया तो आपका मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बट फिर भी उस केस में हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी दिखाएंगे जस्ट एट नॉमिनल वैल्यू। ओके, इलस्ट्रेशन नोट करना है कर लो। अब इसे इलस्ट्रेशन नाम मत दो चाहिए तो, क्योंकि तुम जब स्टडी मटेरियल के सम सॉल्व करते हो तो भी तुम इलस्ट्रेशन लिख दो, कंफ्यूज हो जाएगा। तुम लिख दो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम 2।
हो गया? Shall we go ahead? Okay. ये चार्ट एक बार ऐसे देखो, पढ़ने शायद से ज्यादा नहीं आएगा स्क्रीन पे, बट आई वांट टू शो यू कि अभी हम वो चार्ट में कहाँ तक पहुंचे एंड व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, वी हैव टू गो टू मेथड नंबर 2। अब ये क्या है देखो, कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमें वो गवर्नमेंट ग्रांट, हमने पूछा कि चीज दी है गवर्नमेंट ने या पैसे दिए, तो हमने बोला पैसे दिए हैं, तो हम इस साइड पे आ गए चार्ट के। फिर हमने पूछा कि ये जो गवर्नमेंट से पैसे मिले हुए हैं, इज इट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, क्या ये स्पेसिफिक एसेट के लिए दिए गए हैं क्या? तो आंसर आया हाँ, ये स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए हमें दिए गए हैं। ओके, फिर हमने बोला ठीक है, इसका अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, मेथड नंबर 1 हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसका अकाउंटिंग करने का और एक तरीका हो सकता है, दैट इज मेथड नंबर 2। तो हम उस स्टेप में पहुंचे, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट मिली, पैसों में मिली, पर्टिकुलर एसेट के लिए मिली, एंड नाउ वी आर लर्निंग अनदर मेथड ऑफ हाउ वी शुड रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। तो हम फ्लो वाइज कहाँ पे है, ये क्लियर है क्या? यस, चलो अब मेथड नंबर 2, let me just quickly erase some part of this. मेथड नंबर 2 के हिसाब से जब तुम अकाउंटिंग करते हो, तो मेथड नंबर 2 में पहले तुम खुद को पूछोगे कि भाई ये एसेट का नेचर कैसा है, एसेट कैसी है, इज इट अ डेप्रिसिएबल एसेट, मतलब जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, और इज इट अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, मतलब ऐसे एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे होते हैं कुछ कुछ एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। देखेंगे हम, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 देखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें और ये चीजें क्लियर होंगी। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे बता पाओगे क्या जो एकदम दिमाग में आता है? ऐसा एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, कौन सी एसेट होती है? कोई भी एग्जांपल। जिस पे लगता है डेप्रिसिएशन, राइट, लगता है, कौन सी होती है? मशीनरी। मशीनरी होती है। और ऐसी कोई एसेट जो पहले दिमाग में आती है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम? लैंड। लैंड। राइट, सो तुम पहले खुद को पूछोगे कि अगर ये पैसे मिले हुए हैं और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिले हुए, तो पहले तुम अकाउंटिंग करने के पहले और एक सवाल पूछो कि ये कौन से एसेट के लिए मिले हुए हैं, क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगता है या नहीं लगता है, वेदर इट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। ओके, ना हमने बोला कि इट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, मशीनरी के लिए मिला हुआ है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं पहले लिख लेती हूँ पॉइंट्स, फिर इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो बेटर समझता है। दैट हियर फर्स्ट ग्रांट विल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। ओके मैम, डेफर्ड इनकम अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, ये कुछ नया ही वर्ड आपने यूज किया है। सो डेफर का मतलब होता है, डेफरिंग समथिंग इज पोस्टपोनिंग समथिंग। तो जैसे मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है ना, ये मेथड क्या बोलता है, आपको ग्रांट मिल गई ना, आप एक अकाउंट ड्रॉ करो और वो अकाउंट में डालो और वो डेफर्ड इनकम हो। मतलब मैम अभी भी नहीं समझ रहा, रुको, नहीं समझेगा ऐसे। सेम एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक कि कैन आई यूज द सेम एग्जांपल, आपको अच्छी तरीके से समझेगा क्या। सिमिलर, थोड़ा सा चेंज करती हूँ बस। इलस्ट्रेशन, ये वाला एग्जाम्पल सेम, यार चलो थोड़ा स्लाइट चेंज, लेट्स स्लाइटली चेंज। सो 1 अप्रैल को अगेन मशीनरी खरीदी 2019 को 5 लाख की, सेम चीजें जो अब तक देखते आ रहे हैं, यूजफुल लाइफ वो मशीन की है 5 साल।
उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 0। आपको 10 अप्रैल 2019 को ग्रांट मिली है, वो भी 2 लाख रुपए की। और अब आप वो मेथड नंबर 2 के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं। इस केस में क्या बोला है, अकाउंटिंग एंट्रीज सब देखते हैं, जो सेम एंट्रीज है फटाफट मारेंगे। 1 अप्रैल 2019 को एंट्री आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। इधर तक नथिंग न्यू, आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब जब हमें ग्रांट मिलेगा, ग्रांट कब मिलने वाला है, 10 अप्रैल 2019 को। अब जब यहाँ पे ग्रांट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमें बताया गया है कॉस्ट रिडक्शन मेथड तो है नहीं, आपको जब ये ग्रांट मिलेगा तो आप उसे एक इनकम करके ट्रीट करो, लेकिन ये 1 साल की इनकम नहीं होगी, ये ऐसा कोई इनकम अकाउंट है जो स्प्रेड होने वाला है, क्योंकि नाम से पता चलता है डेफर्ड इनकम। डेफर्ड मीन्स यू आर गोइंग टू पोस्टपोन द इनकम। ये 1 साल में इनकम करके रिकॉर्ड नहीं होगी, ये स्प्रेड होगी। ओके, तो क्या अकाउंट खुलेगा मैं बताती हूँ। डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ दिस इलस्ट्रेशन इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। सो मैंने ऐसी एंट्री मार दी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। डेफर्ड इनकम लिखने की जगह पे अभी इनकम का नेचर लिख दूंगी मैं, दैट इज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 2 लाख। ओके मैम, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये ग्रांट का क्या होगा, फिर मैम वो एसेट की वैल्यू क्यों नहीं कम हुई, ये सब चीजें समझी नहीं अभी तक, बताई नहीं क्योंकि समझेगी कैसे। इधर तक क्लियर है क्या, हुआ क्या। तो अभी अगर तुम देखोगे हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं। हमारे पास एक मशीनरी अकाउंट है जिसको डेबिट में दिख रहा है 5 लाख, और ये 2 लाख आए हुए मशीनरी को क्रेडिट नहीं हुए हैं, ये एक अलग ही अकाउंट को क्रेडिट हो गए हैं, विच इज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, क्रेडिट में 2 लाख। ओके, अब अकाउंटिंग देखो क्या होता है। से अकाउंटिंग तुम कितने भी अलग अलग तरीके से कर लो, द फाइनल इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और व्हाट यू नीड टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स शुड रिमेन द सेम। सो बस ये तरीका अलग है चीजें करने का। अब कैसे होगा, पहला साल खत्म हो जाएगा, ये हमने 1 अप्रैल को किया था 2019, ये 2019 अप्रैल 10 को किया था। अब और वो मशीनरी से रिलेटेड पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ। सो साल के एंड में डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 2020 31 मार्च। कितना डिप्रिसिएशन लगाओगे बताओ, साल खत्म हो गया, मुझे नहीं पता, अब तुम बताओ कि क्या करना है। डिप्रिसिएशन कितने पे लगाना लग रहा है सही से, 5 लाख पे लगा रहे हो। काव्या ने एकदम सही आंसर दिया। मैम देखो 5 लाख और 3 लाख में कंफ्यूजन हो जाता है, हम 5 लाख पे लगा देते हैं। सलोनी बोल रही है नहीं मैम 75,000 पे ही लगाओ डिप्रिसिएशन। Others, what do you think? Should I calculate depreciation on 5 lakh or should I calculate depreciation on 3 lakh? What do you think? 3 lakh. 3 lakh. See, जो लोग 3 लाख बोल रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं मैम देखो अल्टीमेट कॉस्ट कितना है, 3 लाख है मैम, तो मतलब हमारा मशीन को यूज करने का खर्चा ये 3 लाख ही है, तो आपने वही खर्चा स्प्रेड करना चाहिए 5 साल पे। सो लॉजिकली इट मेक सेंस कि P&L में उतना ही खर्चा जाना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या मैंने मेरे मशीनरी अकाउंट की कॉस्ट हिलाई है क्या यहाँ पे, क्या अभी भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी की कॉस्ट 5 लाख दिख रही है। यस, सो अगर मेरे बुक्स में मशीनरी की कॉस्ट अभी भी 5 लाख दिख रही है, सो टेक्निकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 5 लाख पे लगना चाहिए। ओके, तो मैंने 5 लाख पे लगाया, तुम्हारे डाउट्स होंगे सॉल्व, डोंट वरी। सो मैंने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, इधर तक क्लियर। अब
अब आपके दिमाग में बहुत सारे अनसॉल्व डाउट्स है कि मैम लेकिन अल्टीमेट कॉस्ट तो 3 लाख ही है, ये तो जो आप 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो मशीनरी जितने की है भी नहीं, आप उतने का कॉस्ट लगा रहे हो, उतने का आप मतलब मशीनरी 3 लाख में पड़ रही है, फिर भी मैम आप 5 लाख रुपए P&L पे कैसे डाल ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है मैं बताती हूँ कि ये जो मुझे गवर्नमेंट ग्रांट से मिला हुआ फायदा है, जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाला गया है, नाउ इट सिंपली मीन्स दैट आई विल स्प्रेड दिस 2 लाख रुपीज। ये जो मुझे बेनिफिट मिला हुआ है गवर्नमेंट से, ये बेनिफिट भी मैं डेप्रिसिएशन के पैटर्न में P&L को ट्रांसफर करते जाऊंगी। ओके मैम, नहीं समझा अभी भी पूरी तरीके से। इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट से टोटल फायदा हुआ है 2 लाख का, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसे एक अकाउंट में डाल दूंगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, और अब ये 2 लाख रुपए का जो मुझे फायदा मिलने वाला है वो तो मशीनरी के लिए मिला हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूंगी ना, जो पैटर्न में मशीनरी को यूज करने का खर्चा P&L में जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन, हम मशीनरी को यूज कैसे करने वाले हैं, 5 साल पे इक्वली। तो हम बोलते हैं कि मशीनरी को यूज करने का खर्चा 5 साल में इक्वली बांटा जाएगा, तो 1-1 लाख करके 5 साल पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख स्प्रेड होगा। फाइन। सो मैम, ये जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है, ये इस खर्चे को ही तो कम कर रहा है, क्योंकि ये मशीनरी के लिए ही मिला हुआ है। तो ये 2 लाख रुपए भी मैम हम क्या करेंगे ना, अगर आपको ऐसे दिखाना है कि मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है और अगर आप 1 लाख डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, तो मैम आपको जो 2 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है, जो आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाला हुआ है, आप एक काम कर लो, ये 2 लाख रुपए भी स्प्रेड कर लो डेप्रिसिएशन के पैटर्न में। अगर मशीनरी को यूज करने का खर्चा एक करके जा रहा है 5 साल पे, तो ये खर्चे को काटने वाली जो गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, वो भी आप क्या कर दो, 5 साल पे डिवाइड कर दो, सिंपल। हाँ, तो कैसे आएगा, ये जो गवर्नमेंट पहले साल में मैं बोलूंगी कि ये जो गवर्नमेंट से मदद मिली है 2 लाख रुपए की, ये भी मुझे स्प्रेड करनी पड़ेगी 5 लाख पे। सो 2 लाख डिवाइड बाय 5 which is 40,000. So my entry will be, I'll have to pass one more entry which will be deferred government grant account debit 40,000 to P&L 40,000. सो इधर से 40,000 निकल जाएंगे, P&L पे 40,000 जाएंगे, तो इसका मतलब फाइनली 1 लाख का खर्चा गया, ओके, 40,000 का बेनिफिट गया, तो इसका मतलब नेट P&L पे खर्चा कितना गया है, 60,000। जो सलोनी ने पहले ही निकाला था, चैट में डाला था, कैसे, उसने डायरेक्टली रिडक्शन मेथड यूज करके निकाला था। कैसे, लो कैलकुलेटर पे, 5 लाख माइनस, अगर हम रिडक्शन मेथड यूज करते थे तो हम क्या करते थे, 5 लाख मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते थे 2 लाख से, तो मतलब मशीनरी अकाउंट दिखाता था 3 लाख, ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 मतलब 60,000। सी, सो अल्टीमेटली अगर आप रिडक्शन मेथड यूज करते थे तो मशीनरी की वैल्यू 3 लाख हो जाती थी और डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ही 60,000 जाता था। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जाता है 1 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई P&L में जाती है 40,000, तो 1 लाख का खर्चा 40,000 की हेल्प ये काट के नेट इंपैक्ट P&L पे जाता है 60,000। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड? यस। सो इसमें क्या किया जाता है, ये मेथड में जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो वो पहले डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाली जाती है, और जो पैटर्न में जैसे जैसे एसेट का कॉस्ट P&L में जाएगा, जो पैटर्न में आप एसेट का खर्चा डालने वाले हो P&L में, मतलब इन द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, जिस पैटर्न में डेप्रिसिएशन जाएगा P&L में, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट P&L में जानी चाहिए, क्योंकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एसेट के कॉस्ट को काटती है, तो जैसे जैसे जो पैटर्न में एसेट का कॉस्ट P&L में जाएगा, वो एसेट के कॉस्ट को काटने वाली गवर्नमेंट ग्रांट भी उसी पैटर्न में P&L में जानी चाहिए। आफ्टर दिस योर मशीनरी अकाउंट विल स्टिल शो अ बैलेंस ऑफ 4 लाख, क्योंकि मशीनरी का कॉस्ट हमने हाथ ही नहीं लगाया हुआ है। नेक्स्ट ईयर योर ओपनिंग बैलेंस विल बी 4 लाख
एंड देयर विल बी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में भी क्लोजिंग बैलेंस होता है 1,60,000 का। जब 31 मार्च को साल खत्म होता है, आपकी मशीनरी अकाउंट की 4 लाख वैल्यू दिखती है बैलेंस शीट में, बैलेंस है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में जो गवर्नमेंट ग्रांट अभी भी P&L में गया नहीं है, जो जमा करके रखा है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, ये आपके लायबिलिटी में दिखता है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्योंकि हल्लू हल्लू करके P&L में जाएगा ना, इसके लिए। हाँ काव्या बोलो। जब तक वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जीरो नहीं होता है ना, हम अब क्या करेंगे काव्या, हर साल तुम थोड़ा थोड़ा करके P&L में डालोगे, और अल्टीमेटली जैसे एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम एसेट के लाइफ पे ही इसे स्प्रेड कर रहे हो डेप्रिसिएशन के पैटर्न में, तो जैसे इस केस में भी तुम देख लो, जैसे 5 साल खत्म हो जाएंगे, वो तुम डेफर्ड हर साल तुम डेफर्ड इनकम में से 40,000 निकाल के P&L में ट्रांसफर करोगे, तो ईयर नंबर 2 में वापस एंट्री आएगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L। ऐसे हर साल में एंट्री मार के 5वें साल के एंड में डेफर्ड अकाउंट जीरो हो जाएगा। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? यस। सो नोटबुक में कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वहां पे लिख दो मेथड नंबर 2, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नंबर 3, और ये लिख लो। सबका हो गया? तो अब हम ये वो चार्ट कंप्लीट कर देते हैं जो अभी रिवीजन के लिए हमें काम में आने वाला है। सो क्या है, मेथड नंबर 2 में अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी ग्रांट मिलेगी इट विल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट, उसके नीचे लिख देंगे इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L ऑन, स्टैंडर्ड में जो वर्ड है उसका वो वर्ड लिख रही हूं मैं, ऑन सिस्टमैटिक, ऑन सम सिस्टमैटिक बेसिस, मतलब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपको ये जो गवर्नमेंट से मिली हुई मदद है वो P&L में डालनी। और लॉजिकली सिस्टमैटिक बेसिस क्या होगा कि जैसे एसेट का कॉस्ट जाता है वही पैटर्न में आप डालो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ग्रांट एसेट के कॉस्ट को ही काटने के लिए मिली है। So the standard says that it will be transferred to P&L on some systematic basis, और एक वर्ड स्टैंडर्ड यूज करता है which is systematic and rational basis, that is depreciation. Clear? Yes. दोनों में थोड़ा और पार्ट ऐसा थ्योरी है थोड़ा, उसके बाद ना फिर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, तो अब तक हमने जितना पार्ट किया है हम फिर उस पर 1-2 सम्स करेंगे, फिर स्टैंडर्ड का बचा हुआ पार्ट करेंगे। I know there are too many things which are going, but we'll revise it, don't worry. Shall I go ahead? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के उधर जाना है क्या? यस चलो अगेन चार्ट का फ्लो समझ लो, हम कहाँ पे है। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली हुई है, वो मॉनिटरी है, मतलब पैसों के टर्म्स में मिली हुई है, वो स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली हुई है, और हम मेथड नंबर 2 के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि ये डेप्रिसिएबल एसेट है क्या, और आंसर आया नहीं। अब उसका अकाउंटिंग मेथड नंबर 2 में कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। ओके
अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है स्पेसिफिकली कोई एक नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए, तो आप कैसे अकाउंटिंग कर सकते हो? इसके लिए आप दो चीजें पूछो। हम बोलोगे मैम ये चार्ट में कितना होते जा रहा है, वापस दो चीजें। यस, तो आप पूछो क्या कि जो ये गवर्नमेंट ग्रांट आपको स्पेसिफिक एसेट के लिए मिल रही है जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, इज इट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस? ये जो ग्रांट मिल रही है मैम, ठीक है ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए मिल रही है, लेकिन क्या वो ग्रांट मिलने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे क्या? सो यहाँ पे हम पूछेंगे डज ग्रांट रिक्वायर fulfillment of obligations? ओके, मतलब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, पैसों में मिली, स्पेसिफिक एसेट के लिए मिली, तो हमने बोला अच्छा ये स्पेसिफिक एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट लगती है लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो हमें क्या बताया गया, आप इसका अकाउंटिंग करने का और एक तरीका बताया गया है, वो क्या है? पहले आप पूछो कि क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट के साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड है, क्या आपको कुछ ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं क्या? ओके, एंड इफ द आंसर इज यस, हाँ कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें ये एसेट के लिए दी गई है और गवर्नमेंट ने हमें कुछ कंडीशंस भी दिए हुए हैं फुलफिल करने के लिए, तो उस केस में हम इलस्ट्रेशन लेंगे, डोंट वरी। उस केस में क्या करना है, ग्रांट विल बी अगेन क्रेडिटेड टू deferred income account। ओके, एंड सेम ऐसा ही है ट्रीटमेंट, दैट ग्रांट विल बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल, it will be transferred to P&L on some systematic and rational basis, that is over the years in the pattern of costs incurred for meeting the obligation। 2 मिनट में सब एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस चार्ट। तो चार्ट क्या बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है फॉर अ स्पेसिफिक नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तो अकाउंटिंग क्या करने बोला है कि जब आपको ग्रांट मिल जाएगी ना, आप एंट्री मार दो बैंक अकाउंट, उसे क्रेडिट कर दो डेफर्ड इनकम अकाउंट में, और डेफर्ड इनकम अकाउंट से आप उसे P&L पे लेके जाओ ऑन सम सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस। लेकिन वो सिस्टमैटिक रैशनल बेसिस क्या होगा, तो इन द सेम पैटर्न, जो पैटर्न में जो ऑब्लिगेशंस हमें फुलफिल करने हैं उनका कॉस्ट जाएगा, वही पैटर्न में आपको वो P&L को डालना है। मैम आपने जो भी बोला ऊपर से गया, सच बताओ ऊपर से गया ना अभी जो मैंने बोला? यस ना। अब एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल देखने के बाद जब एग्जैक्टली सेम चीज में बोलूंगी आपको समझ जाएगा। वन मोर इलस्ट्रेशन। So let's say X Limited purchase a non-depreciable asset on 1st April 2019 फॉर रुपीज 5 लाख की जमीन खरीदी है। ओके, नाउ गवर्नमेंट sanctions the grant for this particular asset
and the grant is received on 10th April 2019, rupees 2 lakh. Okay. Now the grant is sanctioned subject to certain conditions which X Limited will have to fulfill for next 5 years. Like जैसे सपोज X लिमिटेड ने वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट कौन सी खरीदी है, लैंड. ओके. और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 10 अप्रैल को ग्रांट आपकी सैंक्शन हो गई, आपको 2 लाख रुपए मिल भी गए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 2 लाख रुपए हम वापस ले लेंगे अगर आप अगले 5 साल के लिए ये जमीन आपको पर्टिकुलरली कुछ एक ही काम के लिए यूज करनी है. लेट्स से गवर्नमेंट सेज दैट यू हैव टू यूज दिस लैंड ओनली फॉर ग्रोइंग लेट्स से बाम्बू. ओके. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपने जमीन खरीद ली, गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए की ग्रांट सैंक्शन कर दी, लेकिन आपको बोला गया है कि आपको कंटिन्यूअसली 5 साल के लिए ये जमीन पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप ही उगाना है. You can use this land only for agriculture of let's say bamboo trees. अगर हमको कभी भी दिखा कि आप नहीं कर रहे हो तो हम आपसे ग्रांट वापस ले लेंगे. तो ऐसा है कि आपको ग्रांट मिली है बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल इन द फ्यूचर. ओके. तो देखो कि हमारा वही केस में बैठ रहा है, क्या पैसों में ग्रांट मिली हुई है, मॉनेटरी है. उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली है क्या, यही यस वही जमीन के लिए मिली है आपको, वो जमीन का ही कॉस्ट गवर्नमेंट आपको दे रही है. क्या ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसके लिए कुछ हमें फ्यूचर में कंडीशंस फुलफिल करने हैं, देन द आंसर इज यस. अब ये मेथड नंबर 2 जो हम सीख रहे हैं इसमें इसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो देखते हैं. क्वेश्चन क्लियर है क्या, सिनेरियो क्लियर है, केस क्लियर है? ओके. सो 1st April अप्रैल 1st पे एंट्री तो वही अपनी आएगी, लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट 5 लाख, ये तो वही आने वाली है. अब जब हमें अप्रैल 10 को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो मैं पूछूंगी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है क्या. तो मैं बोलूंगी देखो मैं तभी गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ जब आई हैव रीजंस टू बिलीव, आई हैव रीजनेबल अश्योरेंस दैट द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड. एंड आई से कि मेरा बिजनेस ही वो बैम्बू ट्रीज का है, मैंने लैंड वही इंटेंशन से खरीदी है, मेरा बिजनेस ही वही चीज का है. सो डू यू थिंक आई हैव रीजंस टू बिलीव कि अगले 5 साल के लिए मैं ये लैंड बैम्बूज के लिए यूज करने वाली हूँ? डू यू थिंक आई विल बी एबल टू फुलफिल द कंडीशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट? यस. डू आई हैव रीजंस टू बिलीव? क्योंकि मैंने लैंड ले चुकी है, मेरा बिजनेस ही बैम्बू ग्रोइंग का है, आजू बाजू की सारी लैंड्स मेरी ही है जिसपे मैं सालों साल बैम्बूज ही ग्रो कर रही हूँ. Then do you think I have reasons to believe that this land will be used for the next 5 years for bamboo growing only? Yes. हाँ तो सी रिकॉग्नाइज कब कर सकते हैं आप, ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दे सकते हो, कि जब आपको लग रहा है कि आप कंडीशंस फुलफिल करोगे, तो वो तो हो गया. एंड व्हेन द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, तो ग्रांट तो रिसीव हो ही गई है. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट. शैल आई पास एंट्री फॉर गवर्नमेंट ग्रांट नाउ? यस. तो अब एंट्री मारेंगे. अभी हमने देखा मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि जब आपको ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो आप उसे क्रेडिट करोगे डेफर्ड इनकम को, ये मेथड नंबर 2 में. तो मैं एंट्री क्या मार दूंगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डेफर्ड इनकम अकाउंट 2 लाख. ओके. अभी मुझे कंसंट्रेशन एकदम हाई चाहिए क्योंकि अभी मेन लॉजिक आ रहा है कि ऐसे क्यों बोला है स्टैंडर्ड में. सी
जब मैंने मशीनरी खरीदी थी 5 लाख रुपए की और जब मैंने 2 लाख रुपए डेफर्ड इनकम में डाले थे, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये मशीनरी को यूज करने का खर्चा 1-1 लाख रुपए है जो मेरे P&L में जा रहा है 1-1-1-1-1 5 साल पे। और ये जो गवर्नमेंट से मदद मिली हुई है ये मशीन के कॉस्ट के लिए ही मिली हुई है। तो जितनी भी गवर्नमेंट से मदद मिल रही थी मुझे, वो मदद मैं ये कॉस्ट को काटने के लिए वही पैटर्न में P&L में डाल रही थी। सिमिलर लॉजिक से, लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट होता है कि मैम देखो लैंड है, लैंड मिली हुई है, लेकिन मैम लैंड को यूज करने का कोई खर्चा जो है ये P&L पे जाता ही नहीं है। तो उस केस में ये जो गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, मैम वो P&L में कैसे डालेंगे? क्योंकि लैंड का ही कॉस्ट जाता नहीं है P&L पे, क्योंकि लैंड में डेप्रिसिएशन ही नहीं लगता है। तो मैम अगर लैंड का कॉस्ट ही आप P&L पे नहीं डालोगे तो आप ये गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिल रही है वो आप P&L में डाल के क्या करोगे? क्योंकि कॉस्ट जाना चाहिए कुछ, फिर आप वो कॉस्ट को काटने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट डालोगे। is my doubt making sense to you all? लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट हमें क्यों मिली है कि आप वो लैंड, हम लैंड को देंगे लेकिन कंडीशन दी हुई है आपको कि 5 साल जमीन वो बाम्बू के लिए यूज करोगे तो ही पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट के, मतलब तभी आप एलिजिबल होगे। सो इसका मतलब डोंट यू थिंक वो कंडीशंस फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ खर्चे होंगे जो P&L के डेबिट में जाएंगे? 5 साल वो लैंड पे बैम्बू ग्रो करो, उसके कुछ खर्चे होंगे, तो उसके खर्चे P&L में जाएंगे। यस, सो लॉजिकली ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, मैं बोल सकती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है मैंने उसे P&L में डालना चाहिए, क्योंकि ये लैंड को वो 5 साल वो कंडीशंस फुलफिल करने के लिए, वो ग्रांट हम कब कमाएंगे? जब हम वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे, और वो कंडीशंस फुलफिल करते वक्त खर्चे होंगे जो P&L में जाएंगे। तो वो कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जो खर्चे P&L में जा रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है आप वो भी P&L में डालो फिर, क्योंकि ये ग्रांट वो खर्चों को काटेगी। एंड दैट इज वाई वी से कि अगर आपको नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो पहले पूछो कि क्या आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने हैं क्या। इफ द आंसर इज यस, तो गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम में पार्क करो, और जो पैटर्न में वो कंडीशंस फुलफिल करने के खर्चे P&L में जाएंगे, मतलब जैसे जैसे वो 5 सालों तक बैम्बू को ग्रो करने का खर्चा 5 सालों पे जाएगा, जो भी पैटर्न पे हम बोल रहे हैं 5 साल में इक्वल खर्चा होगा बैम्बू को मेंटेन करने का सपोज, तो आप उसी पैटर्न में ये गवर्नमेंट से मिली हुई जो मदद है, इनकम है, वो आप क्या करो, आप डेफर्ड इनकम से वही पैटर्न में वो गवर्नमेंट से मिली हुई मदद आप P&L को ट्रांसफर करो, ताकि आपका P&L कैसे दिखेगा, कंडीशन फुलफिल करने का कॉस्ट P&L के डेबिट में जाएगा, और वो खर्चों को काटने के लिए जो गवर्नमेंट से मदद मिली हुई है वो P&L में क्रेडिट होगी। नाउ इज दिस मेकिंग सेंस? अब समझा? यस, अब मैं वही चीज जब तुमको पढ़ू बताऊंगी तो अब समझ जाएगा। अब क्या बोलता है स्टैंडर्ड, देखो मैंने चार्ट में इनिशियली क्या लिखा था जो सिर के ऊपर से गया तुम्हारे, grant will be credited to deferred income and then that grant will be transferred to P&L on some systematic and rational मतलब logical basis. But what is that logical basis? It is that grant has to be spreaded over the years, okay, that years होना चाहिए, that is over the years in the pattern of cost incurred for meeting the obligation. वो ऑब्लिगेशन मतलब गवर्नमेंट ने जो कंडीशन डाली हुई है वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए जैसे जैसे आपके कॉस्ट वो ओवर द इयर्स P&L में जाएंगे, उनके ही पैटर्न में आपने ये डेफर्ड इनकम क्या करनी चाहिए, P&L में डालनी चाहिए। ओके, मेरे आवाज का क्या इशू आ रहा है बताओ, सबको नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हाँ क्लियर आवाज है। क्लियर। वैभवी नेट चेक करो तुम्हारा प्लीज। आर वी क्लियर अबाउट दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो अब मैं क्या करूंगी, सपोज मुझे ऐसे पता चला, यही इलस्ट्रेशन को लिखते हैं हम, मुझे ये पता चला कि 5 सालों को ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, प्लीज अगर वैभवी तुम्हें आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है
तो तुम्हारे उधर नेटवर्क इशू है, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है. लीव द कॉल, कम अगेन, आई विल वेट फॉर अ मिनट और एडजस्ट योर नेटवर्क, शिफ्ट टू अनदर नेटवर्क. वाह, मैं जो बोल रही हूँ उसे वो भी नहीं सुनाई दिया, वो मैसेज बोल रही है क्या बोल रहे हो. बोलो रे उसको कोई. एक मिनट रुकते हैं, उसको आ जाने दो, फिर मैं ये. यस, सो एज वी वर डिस्कसिंग, हम कहाँ तक पहुंचे थे. अब इसका अकाउंटिंग देख रहे थे हम कि जैसे गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया हमें, उन्होंने क्या बोला कि आप डेफर्ड में डालो, तो मैंने डेफर्ड में डाल दिया. अब अगर मुझे पता है कि ऑब्लिगेशन मतलब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए मुझे जो भी कॉस्ट लगने वाला है वो 5 साल पे इक्वल जाना चाहिए, जाने वाला है. सो लॉजिकली फिर ये डेफर्ड इनकम भी पी एंड एल पे वो कॉस्ट के पैटर्न में जाना चाहिए. तो अगर वो कॉस्ट का पैटर्न 5 साल में इक्वल है तो डेफर्ड इनकम भी पी एंड एल में इक्वल जाएगा 5 साल पे. सो अगेन माय एंट्री ड्यूरिंग 2020 March 31st will be deferred income account debit, okay, to P and L 50,000. Are we done? ओके, तो ऐसे क्या होते रहेगा, तुम हर साल सेम डेफर्ड इनकम पी एंड एल में डालोगे डालोगे डालोगे. 5 साल पे जैसे कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो पी एंड एल का वो जो कंडीशंस है वो भी फुलफिल हो गए और जो डेफर्ड इनकम तुम ट्रांसफर कर रहे हो वो भी खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा अकाउंट. तो अल्टीमेटली हर साल में कैसे दिखेगा कि हर साल में वो झाड़ उगाने का खर्चा पी एंड एल में जाएगा और गवर्नमेंट से जो मदद मिली हुई है वो कंडीशंस के लिए, तो वो झाड़ उगाने के खर्चे को काटेगा ये डेफर्ड इनकम जो पी एंड एल में ट्रांसफर होगा 50,000 का. सो अल्टीमेटली पी एंड एल विल देन शो करेक्ट पिक्चर कि झाड़ उगाने का खर्चा और पी एंड एल के डेबिट में, और जो वो पैसा गवर्नमेंट से मदद करके मिली है वो भी पी एंड एल के क्रेडिट में. सो नेट एक्सपेंस दिखेगा फिर. So this part of the chart, I hope it is absolutely clear. Yes, don't worry, अब ये चार्ट अब कुछ ज्यादा हैवी कंसेप्ट नहीं है, खत्म होने आया है चार्ट, थोड़ा बाकी है. अब अगेन कौन से पार्ट पे आ गए, अब चार्ट का फ्लो देखो वापस हम कहाँ पे है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, पैसों में मिली हुई है, मॉनेटरी है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली हुई है. आपने मेथड नंबर 2 सिलेक्ट किया है अकाउंटिंग के लिए. आपने पूछा कि ये एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या, तो हमने बोला नहीं, ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है. फिर हमने पूछा कि अच्छा आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने हैं क्या, हमने बोला नहीं, कुछ कंडीशंस फुलफिल करने नहीं है. सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन. तो उस केस में क्या होगा, ग्रांट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. ओके मैम, ये क्या और एक नई चीज, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकते हैं. अभी सिर्फ क्या चेंज करती हूँ मैं, देखो मैंने लैंड खरीदी 5 लाख रुपए की, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, सेम 1 अप्रैल को गवर्नमेंट से ग्रांट सैंक्शन हो गई, गवर्नमेंट ने ग्रांट हमें दे दी 10 अप्रैल को 2 लाख रुपए की. एंड ये जो पार्ट है ना ये हम हटा देंगे. इसका मतलब है गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दे दी और बोला कोई कंडीशन भी फुलफिल नहीं करनी. गवर्नमेंट ने बोला ओके वी आर गोइंग टू हेल्प यू, टेक दिस 2 lakhs. So I have purchased a non-depreciable asset. I have received help from the government and the thing is I have no conditions to fulfill. तो
उस केस में प्लीज अंडरस्टैंड अकाउंटिंग क्या बोलता है, अकाउंट्स क्या बोलता है कि देखो आप लैंड तो खरीदोगे, आप दिखाओगे कि आपके पास 5 लाख रुपए की लैंड है, लेकिन ना वो लैंड का कॉस्ट P&L में जाने वाला है। हाँ, अगर वो लैंड का कॉस्ट डेप्रिसिएशन करके आप P&L में डालते थे तो हम गवर्नमेंट ग्रांट जो मिले उसे डेफर्ड इनकम करके दिखाते थे, और वो गवर्नमेंट ग्रांट भी डेप्रिसिएशन के पैटर्न में P&L में डालते थे। तो डेप्रिसिएशन फिर वो मिली हुई ग्रांट, ऐसे नेट चीजें दिखती थी। या अगर आपको लैंड मिली है और आपको कंडीशंस दी है तो वो कंडीशंस को फुलफिल करने के खर्चे P&L में जाते थे। तो वो खर्चों को काटने के लिए जो गवर्नमेंट की मदद मिली हुई है वो हम P&L में दिखा देते। लेकिन यहाँ पे जमीन मिली हुई है, सॉरी यहाँ पे हमने जमीन खरीदी हुई है, लेकिन ना वो जमीन का खर्चा P&L में जाता है, ना कोई कंडीशंस फुलफिल करनी है जिसका खर्चा P&L में जाता है। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट ग्रांट को P&L में डाल के कोई मतलब है क्या अभी? नो, P&L में कब डालेंगे? जब हम बोलेंगे कि कुछ खर्चे P&L में गए हुए हैं और वो खर्चों को ये ग्रांट काट रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस रिकवर हो गए बाय वे ऑफ दिस ग्रांट। बट देयर इज नो एक्सपेंस व्हिच इज गोइंग इन P&L, देयर इज नो कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। देन डोंट यू थिंक द, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द so what is the intention of the government here? Okay, you have to understand here we are not getting, हमें कुछ जैसे कैसे बोलूं मैं आपको अभी, you have to understand this कि कोई खर्चा फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट से। यहाँ पे ज्यादा करके क्या है, ये कैपिटल प्रोविजन हो रहा है। ऐसे नहीं है ना कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करो, गवर्नमेंट बोलेगा कुछ कंडीशंस फुलफिल करो तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे और वो खर्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट हमको मदद दे रहा है। यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअल नेचर कैसे हो रहा है वो समझ के लो। यहाँ पे इन शॉर्ट डोंट, इट इज नॉट इनकम, डोंट, इनकम हम क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट इनकम, it is more logically capital provision. Don't you think it is something like government is financing your land? Yes, see पहले मशीनरी के केस में भी यही होता था। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, जब गवर्नमेंट, हम 5 लाख की मशीन खरीदते थे और गवर्नमेंट हमें उससे 2 लाख रुपए देते थे, तो इट इज लाइक गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अस फाइनेंस फॉर मशीन। बट उस केस में वो मशीन का खर्चा कॉस्ट P&L पे जाता था कि हमें मशीन को यूज करने का हर एक साल में एक लाख का खर्चा हुआ, तो हमें वो खर्चे को कम करके दिखाना पड़ता था क्योंकि हमें उतना खर्चा नहीं हुआ था। राइट, सो व्हाट वी वर टॉकिंग हियर इज कि जब मशीनरी के केस में गवर्नमेंट हमें पैसा देता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि वो जो मशीनरी है, ठीक है, उसका जो खर्चा हमने मशीनरी एसेट में दिखाई, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम जैसे जैसे मशीनरी को यूज करने लगते हैं ना, हम बोलते हैं कि वो मशीनरी को यूज करने का खर्चा P&L पे जाता है, हम उसे खर्चा करके P&L में डालते हैं। इसके लिए वो खर्चा हमारा हुआ ही नहीं है या वो खर्चा कम हुआ है, इसके लिए हमें वो इनकम P&L में, गवर्नमेंट से मिली हुई ग्रांट भी P&L में डालनी पड़ती है कि मशीन, क्योंकि मशीन को यूज करने का खर्चा P&L में जाता है और वो खर्चा उतना है नहीं क्योंकि हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिल चुकी है, इसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प भी हमें P&L में डालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सिंस वो लैंड को यूज करने का कोई खर्चा जाता ही नहीं है P&L में, लैंड एक अकेले एसेट करके दिखती है और वो वैसे ही दिखने वाली है, तुम जैसे जैसे लैंड को यूज करोगे उसे यूज करने का खर्चा P&L पे जाता ही नहीं है। तो अगर वो खर्चा P&L पे जाता नहीं है लैंड को यूज करने का, तो ये जो गवर्नमेंट से मदद मिली हुई है वो P&L में क्यों डाले? रादर इसे फिर ऐसे दिखाना चाहिए ना कि ये लैंड को फाइनेंस करने के लिए ये पैसे मिले हुए हैं, इट इज मोर लाइक कैपिटल। क्या, सॉरी, कैपिटल क्या मतलब क्या होता है? इज इट लाइक समथिंग फाइनेंसिंग? कैपिटल का मतलब हम जनरली क्या बोलते हैं कि ओनर बिजनेस में पैसे डालता है बिजनेस को चालू करने के लिए। यस, सो इजंट इट समथिंग विच, मतलब ओनर इज फाइनेंसिंग योर बिजनेस, वो पैसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी एसेट्स खरीद रहे हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सी, अगर लैंड का डेप्रिसिएशन भी होता था ना, तो लैंड को यूज करने का खर्चा P&L पे जाता था,
तो मुझे वो खर्चे को जो काटने के लिए गवर्नमेंट से मदद मिली हुई है, कि क्योंकि वो खर्चा कम हो जाता है फिर मेरा, तो मुझे वो गवर्नमेंट से मिली हुई मदद भी इसलिए P&L में डालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जमीन दिख रही है, लेकिन वो जमीन को यूज करने का कोई खर्चा P&L में जा ही नहीं रहा है, तो ये गवर्नमेंट से मिली हुई मदद इसलिए मैं P&L में नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसे एज कैपिटल दिखाती हूँ कि मुझे ये गवर्नमेंट से मिला हुआ कैपिटल है टू फाइनेंस माई एसेट्स। हाँ, कैपिटल रिजर्व कैसा अकाउंट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द अकाउंट? सो एक्चुअली कैपिटल रिजर्व इज एक्चुअली अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नहीं बोल सकते उसे, ज्यादा रुको मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ। इट रिप्रेजेंट्स गेन्स ऑफ कैपिटल नेचर, सॉरी नॉमिनल नहीं बोल सकते उसे एग्जैक्टली उसमें ना हम ऐसे गेन्स डालते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर के गेन्स होते हैं, और अर्निंग्स विच आर ऑफ कैपिटल नेचर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि तुम पहली बार ये वर्ड्स थोड़े सीख रहे हो ऐसे, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो, समझेगा तुम्हें। सिक्योरिटीज प्रीमियम सबको अकाउंट याद है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब क्या होता है, हमने हमारा शेयर जो 10 रुपए का शेयर था, वो अगर हम लोग फेस वैल्यू से ऊपर बेचा, मतलब 15 रुपए में बेचा, तो डोंट यू थिंक वो 5 रुपए अपना फायदा ही होता है? यस, बट फिर भी हमारा 10 का शेयर जब हम 15 में बेचते हैं, क्या वो 5 रुपए P&L में डालते हैं? वो 5 रुपए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं, वो P&L में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि P&L represents something which you have actually earned from your day-to-day business activities, something which is revenue in nature, जो बार बार होता है। तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी जो फायदा हुआ है 5 रुपए का, इट इज नॉट समथिंग बिकॉज ऑफ योर डे-टू-डे बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज व्हाई इट शुड नॉट बी टेकन टू P&L। सेम वे, जब ये जो गवर्नमेंट से आपको मिला हुआ फायदा है, जो 2 लाख रुपए है, अगर मैं उसको P&L में दिखाऊंगी, सो डू यू थिंक इट इज समथिंग विच इज वेरी रेगुलर? इज इट अ रेवेन्यू रिसीट जो हम फाउंडेशन में सीखे थे? इज इट समथिंग विच इज बिकॉज ऑफ माई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज दैट इट शुड गो इन P&L? नो, आई टोटली एग्री कि ये मुझे फायदा है, दिस इज सम गेन, but I cannot put it in P&L. Why? Because if I put it in P&L, it will look like P&L में क्या आता है कि वो साल बिजनेस करके आपके बिजनेस में क्या अर्निंग्स हुई है, क्या एक्सपेंस हुए हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, दिस इज कैपिटल इन नेचर। ये कभी कभार होता है, ये आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रिलेट नहीं करता है, एंड दैट इज वाई उसे P&L में जाके दिखाना विल नॉट बी करेक्ट, एंड मोरली इट इज लाइक ये वन टाइम होने वाला गेन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज पार्क्ड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो बैलेंस शीट में दिखता है। जो आप बोलते हो कि ये 2 लाख रुपए आपको कहीं से तो आए हुए हैं, ये अकाउंट ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि 2 लाख रुपए आपको मिले हुए हैं, बट विच इज कैपिटल इन नेचर, ये कभी कभार ही होगा, बार बार नहीं होगा। सो देयर इज समथिंग ऑन योर एसेट साइड which has come from this capital reserve. It has not come out of your day-to-day business activities. It has come out of this capital money, which is going to stay in your business for a longer period of time. Are we understanding this? समझ रहे हैं? You have to understand the intention or the substance of that transaction to understand the accounting. अब तक काफी लोग मुझे ये पूछेंगे कि मैम मशीनरी भी फाइनेंस हो रही थी, मशीनरी भी फाइनेंस हो रही थी, लेकिन मशीनरी का खर्चा आप P&L पे डाल रहे थे कि 5 लाख की मशीन है तो एक 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 करके से 5 साल पे जा रहा था वो, तो इसके लिए वो खर्चा काटने के लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो भी P&L को जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एसेट साइड पे लैंड है, उसका कोई भी खर्चा P&L में नहीं जा रहा है, तो अगर खर्चा P&L में जा ही नहीं रहा है तो उसे काटने वाली गवर्नमेंट ग्रांट भी P&L में नहीं जाएगी। लेकिन फिर मैम हमें 2 लाख रुपए तो मिले हैं जो हमारा फायदा है, करेक्ट है, लेकिन मैं P&L में दिखाऊंगी तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी, बट दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ माय डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। सो मैम बट आई विल हैव टू शो समवेयर कि ये 2 लाख रुपए मिले हैं, सो आई विल शो इट एज अ कैपिटल रिजर्व कि अब कभी कभार होने वाला फायदा जो हमारे लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर नाउ?
सो इफ नो कंडीशन इज अटैच्ड, इन दैट केस मेरी, अगर मैं एक क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देती हूँ, so my entry would be directly bank account debit to capital reserve 2 लाख। ये कभी कभार होने वाला फायदा है, जो वहां पे पार्क है ये कभी भी पी&एल को जाएगा नहीं, क्योंकि वो कोई भी खर्चे को नहीं काट रहा है जो खर्चा पी&एल में जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म वन टाइम वही गेन करके ये अकाउंट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सो बैलेंस शीट में देखो दिखेगा कैसा कि यहाँ पे एक लैंड है जो हमने 5 लाख की खरीदी होगी, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे दिखेगा कैपिटल रिजर्व 2 लाख का। तो मतलब ये 5 लाख की एसेट है जिसमें से 2 लाख रुपए हमें कैपिटल, क्योंकि ओनर से डाला हुआ कैपिटल भी लायबिलिटी साइड पे दिखाते हो ना कि यहाँ पे एसेट्स है, ओके। और वो एसेट्स कहाँ से आई, तो ये एसेट्स इन शॉर्ट बिजनेस में कुछ ओनर ने लगाया हुआ पैसा है, जो कितना है वो हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एसेट है 5 लाख रुपए की, और ये 5 लाख में बिजनेस में लंबे समय तक लगा हुआ पैसा है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व करके दिख रहा है। ओके, किसी को भी नहीं दिख रही है क्या स्क्रीन? दिख रहा है ना? हाँ। एग्जिट एंट्री क्विकली। सो हमने चार्ट पे यहाँ पे लिख लिया है। आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर। सो व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन, एक तो एसेट नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, मतलब ना उसका डेप्रिसिएशन पी&एल में जाता है, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कोई कॉस्ट पी&एल को नहीं जाता है, तो उस केस में तो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट से मिला हुआ पैसा है वो आप कैपिटल करके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दो, कैपिटल गेन करके कभी कभी कभार होने वाला फायदा करके दिखा दो। आर वी क्लियर? वो इलस्ट्रेशन आपको लिखना है तो वहां पे क्या करो, जो हमने ओरिजिनल इलस्ट्रेशन लिखा है ना, पिछले सम में आपने लिखा था, उसमें ही चेंजेस कर दो पेंसिल से। दैट इन दिस केस, ये वाला इलस्ट्रेशन जो हमने लिखा है, जो अभी मैंने चेंज किया, आप पेंसिल से लिख दो। इन दिस केस इफ नो कंडीशंस आर अटैच्ड, then grant will be credited to capital reserve account. Done? Not ready. ओके, चाहिए तो रिवीजन के लिए चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। आज के रिवीजन के लिए आज के आज कंपलसरी है रिवाइज करना है, तो दिमाग में फिट बैठेगा। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं क्या, सिर्फ मॉनिटरी वाला पार्ट? यस, चार्ट स्क्रीन पे रखती हूँ और मॉनिटरी वाला पार्ट एक बार रिवाइज कर देते, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके, राइट। सो फोकस एकदम हाई रखो। जब भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि क्या वो काइंड है या वो पैसों में मिली हुई है। अगर हमें पैसों में मिली हुई है मतलब वो मॉनेटरी ग्रांट है। फिर आप उसे आगे डिवाइड करोगे, आप पूछोगे कि क्या ये ग्रांट कोई स्पेसिफिक एसेट के लिए मिली हुई है। स्पेसिफिक एसेट का मतलब होता है द ग्रांट इज रिसीव्ड विद द कंडीशन दैट द ग्रांट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और अदरवाइज एक्विजिशन ऑफ द एसेट। ओके, हाँ, ग्रांट स्पेसिफिक एसेट के लिए मिली हुई है।
तो इसके अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, वेरी सिंपल, जो भी ग्रांट मिली हुई है कॉस्ट में से रिडक्शन कर दो, आपकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इससे क्या होगा, अगर आपकी एसेट ऐसी है कि जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे चेंज होगा, डेप्रिसिएशन चेंज होगा प्रोस्पेक्टिवली। ओके, इट इज बाय वे ऑफ द रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन दैट दिस ग्रांट गोज टू P&L। रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन के तहत ये ग्रांट P&L में चली जाएगी। अगर आपको ग्रांट ऐसी मिलती है विच इज इक्वल टू द कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, तो उस केस में आपके एसेट का अकाउंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें फिर भी चाहिए कि वो एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखे, सो दैट एसेट विल बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू। ओके, ये था मेथड नंबर 2। स्पेसिफिक एसेट के लिए हमें ग्रांट मिली है, लेकिन हमने मेथड नंबर 2 सिलेक्ट किया है अकाउंटिंग का, तो उसमें आप खुद को पूछोगे कि एसेट कैसी है, डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल। अगर डेप्रिसिएबल है तो जब ग्रांट मिलेगी तो डेफर्ड इनकम में डालोगे, and that deferred income will be taken to P&L on some systematic and rational basis, that is depreciation. Okay, अगर आपको ग्रांट मिली हुई है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए, तो आप पूछोगे कि भाई do we need to fulfill some conditions? If the answer is yes, तो मिली हुई ग्रांट को डेफर्ड इनकम में डालो और डेफर्ड इनकम से उसे P&L पे लेके जाओ in the pattern of the costs incurred to fulfill those conditions. अगर आपके एसेट ऐसी है जो नॉन डेप्रिसिएबल है और कोई भी कंडीशंस फुलफिल अगर आपको नहीं करने हैं, तो डायरेक्टली ग्रांट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डन? यस, तो शांति से आज ये रिवाइज करना, कल यही से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स होप कि कल हम थोड़ा, एक्चुअली थ्योरी पार्ट तो थोड़ा बचा है स्टैंडर्ड का कंसेप्ट वाइज, सो टुमारो एटलीस्ट वी शुड बी फिनिश्ड विद स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन बैंक फिर आगे करेंगे। ओके चलो, सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। थैंक यू मैम।